कहानी में हम आगे देखते हैं, किसी घटना या किसी इतिहास के निशान कभी कभी अपने आप मिट जाते हैं, लेकिन कभी कभी घटना के छूटे हुए निशान खुद बहुत धुंधले होते हैं। उन धुंधले निशानों को देखकर वह कहानी पढ़ पाना मुश्किल होता है। वैसे अब इन स्मृति चिन्हों की आवश्यकता भी नहीं है। ये पत्र, डायरी के पन्ने, चित्रों पर लिखे हुए नोट्स, इनमें से किसी का भी अर्थ अब कुछ नहीं रह गया। ये तभी तक सार्थक थे जब तक इनकी कहानी को जिलाए रखने की चाह बनी हुई थी। अब वह चाह मर चुकी है। कहानी को भी जीते रहने का अधिकार नहीं रह गया है। अदालत में मुकदमा चल रहा है। अदालत के मुकदमे से अब होगा क्या? जो कुछ टूटा है उस पर कानून की एक मुहर लग जाएगी और बस। वकील ने कहा था कि ये सारे कागज सहेज कर रखना। यदि मुकदमे में ये काम आए भी तो उससे क्या होगा? अब ये कागज सहे नहीं जाते। जब तक ये कागज रहेंगे तब तक मुझे जलाएंगे ही। नहीं, अब और अधिक जलने की इच्छा है। ऐसा मैं नहीं कह सकती। अच्छा है कि इन स्मृति चिन्हों को ही जला दूं, जलाकर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दूं। कमरे की छोटी सी अंगीठी में एक एक कर वे कागज मैंने जलाने शुरू कर दिए। पत्रों और डायरी के पन्नों का वह अर्थहीन क्रम लगातार जलता जा रहा है। उनमें शब्द है और वाक्य है, लेकिन उनके अलावा जो अर्थ है वो इतिहास गाथा है। वह उन कागजों के बाहर उन चिन्हों से अलग है। काफी लंबा है चिन्हों का यह सिलसिला। जैसे अथाह बालू की गर्म दलदल में मुझे चुपचाप सके छोड़कर इधर ही कहीं से गुजरा हो इतिहास गाथा का अगला अध्याय। बहुत लापरवाह पैरों से, जैसे मेरी नियति से असंपृक्त होकर वह इधर से गुजरता हुआ दूर क्षितिज में खो गया हो और कहीं कहीं उभर आए उसके पद चिन्ह अब धीरे धीरे मिटते जा रहे हो। जनवरी 1960, या और सही कहा जाए जनवरी 1960 से शुरू होता है अस्फुट पद चिन्हों का यह सिलसिला। कथा अदृश्य होकर बहती है, दिखता कुछ नहीं, सिर्फ घटता रहता है। कथा जहाँ मुझे छूती है वहाँ सिर्फ कुछ निर्जीव निसंग पत्र है, ऐसे पत्र जो कुछ कहते नहीं हैं। यह सब ना किसी ने होठों से कहा, ना किसी ने कानों से सुना। तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं, किधर किस मोड़ पर घूम जाओ, भटकते रहो। सुनो बहनों, मेरे मन की दुविधा अब समाप्त है। अब मैं फिर पहले जैसा हूँ, गंभीर, अथाह, समुद्र की भांति। समुद्र रेत का घर, धधकता हुआ समुद्र। अब यह उमड़ता अमर्यादित व्याकुल ज्वार इन हाथुर होठों में बंधकर सिमट गया। स्वाति की केवल एक बूंद सा टपकने को, कौन सी स्वाति की बूंद? वह जो घने जंगलों, घने बादलों की छाती से टपकती है, लेकिन किसी नीचे सीप के होठ में नहीं, सूखी सिकता है, धधकते अंत में समा जाती है ना। इससे अधिक कुछ नहीं। रेत की तरह सूखे शब्द और घने बादलों की छाती से टपककर अतल की ओर जाती बूंद की प्रतीक्षा। बंबई से खत आता है। खत में है ही क्या? मेघदूत अगर यक्ष प्रिया के लिए सिर्फ एक मुट्ठी रेत लेता आए तो उसमें क्या पढ़ा जाएगा? क्या लिखेंगे शोभन? वे तो मेरे मन की भाषा बिना पढ़ने ही चले गए ना। फिर भी मेरे तन मन की मृत तृष्णा उनके लिए मोह का रूप ले उसकी चिंता में डूबी रहती है और इसी आशा में रहती है कि पत्र तो अवश्य लिखेंगे। इतने में डाकिया आवाज देकर पत्र दे गया। कुंतल, मैं ठीक से पहुंच गया। बंबई पहुंचते ही कंपनी के कुछ अधिकारी मुझे लेने आए थे और बहुत स्वागत भाव से मुझे गेस्ट हाउस में ठहराया। नौकरी जाने पर लगा हूँ। नए ऑफिस में नए लोगों के बीच बड़ा पराया सा लगता है। अभी कुछ देर पहले कंपनी के मैनेजर से बातें हुई, एक आध हफ्ते में कमरे का प्रबंध हो जाएगा। सवेरे गेस्ट हाउस छोड़कर होटल में जाना पड़ा। लो, मेरे इलाहाबाद के मित्र डॉक्टर भरत, एक अभिन्न मित्र शर्मा जी, अपने एक कमरे के फ्लैट में जबरदस्ती ले जाने का आग्रह कर रहे हैं। उनका नौकर खाना तथा अन्य काम करने के लिए बराबर वहीं रहता है। शर्मा जी स्वयं अधिकतर कानपुर में ही रहते हैं, कभी कभी आते हैं, अन्यथा यह कमरा एकदम खाली पड़ा रहता है। मैं चाहूँ तो 2-3 महीने में यह रह सकता हूँ, किंतु 10-15 दिन में आसपास की कोई अच्छा इंतजाम हो जाएगा। नौकर मेरे खाने पीने आदि का पूरा प्रबंध कर देगा, तुम चिंता मत करना। किताबों के प्रूफ पढ़कर बनारस भेज दिए या नहीं, मेरी तमाम डाक यहाँ के पते पर भेज दो। और कोई विशेष बात हो तो अवश्य लिखना। समूचा पत्र पढ़कर कुछ ऐसा लगा जैसे कहीं बहुत दूर से देखा हो और उसे पहचानने से पहले चेहरा घुमाकर चल दिया हो। कोई गर्माहट नहीं, अंतरंगता का एक शब्द नहीं। अंत में एक रेखा खींचकर लिख दिया था, शोभन। किसका शोभन था? कौन सा शोभन था? क्या यह वही शोभन था जिसकी बाहों में कुंतल ने कभी भोर का तारा देखा था?
वह शोभन की मुट्ठी में भरी हुई रेत की तरह एक एक कण करके बाहर खिसक गया था। इसी समय माँ आ गई थी। मैंने उन्हें बता दिया कि शोभन का पत्र आया है। हमेशा की तरह उत्साह में भरकर वह देर तक आशीर्वाद देती रही। उन्हें शायद पता भी नहीं था कि जिसके लिए वे आशीर्वाद दे रही थी वह अब उस पद पर नहीं रहा था, और उसका बस चलता तो वह आशीर्वाद भी उसी तरह डंडे हाथों से लौटा देता जिस तरह मेरी भावनाओं को लौटाता रहा है। रोज की तरह उनके तमाम आई हुई डाक रीडायरेक्ट करने के बाद मैंने उनकी किताबों के प्रूफ लेकर बैठते थे, लेकिन अब एक एक पंक्ति बार बार पढ़ने के बावजूद ऐसा लगता था कि जैसे वो पंक्तियां उझल हो जाती है। उन पंक्तियों की बजाय कुछ संवाद उभरने लगे थे, जिनमें से अधिकांश सीधे शोभन को संबोधित होते थे। तुम पत्र का जवाब क्यों नहीं देते? तुम कुछ लिखते क्यों नहीं? तुम कोई बात साफ क्यों नहीं करते? तुम इतने चुप क्यों हो? तुम सच क्यों नहीं बोल सकते शोभन? ऐसे ही एक दिन बिना कुछ बोले उनका उत्तर आ गया। बहुत भयानक था वह उत्तर, बेहद निर्मम। शोभन की नीरस और विरक्त पंक्तियां जहां समाप्त हुई थी पत्र में, वहीं थोड़े से शब्द मीनल ने भी लिख दिए थे। वैसे उन शब्दों में मात्र एक औपचारिकता भरी थी, लेकिन साधारण औपचारिकता में से भी वह कितनी भयानक चुभन हो सकती है यह केवल मैंने ही महसूस किया। शोभन की चुप्पी का रहस्य समझ में आ गया था। मीनल अंततः मुझे अंतम पराजय देकर बंबई जा पहुंचे थे। पत्र बार बार उलट पलट कर देखा, संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। मन को और अधिक भ्रम में रखने का कोई उपाय नहीं बचा था। आसपास कहीं भी ऐसा कोई साधन दिखाई नहीं पड़ रहा था कि जो मेरी खोई हुई दिशा मुझे वापस लौटा दे। 2 रोज बाद शोभन का एक और पत्र आया, ठीक वैसा ही विरक्त और ठंडा। कुंतल, आज दोपहर में तुम्हारा रजिस्टर्ड लिफाफा मिला था। उसी समय तनख्वाह के कागजों, रसीदों आदि पर दस्तखत करके भेज दिया। शनिवार के तीसरे पहर मीनल आ गई थी। मीनल वहां बीमार थी। उस पर से इतने लंबे सफर की थकान भी थी। कल मकान मिला और दिन भर सामान रखवाते रहे। सब व्यवस्थित होने पर लिखूंगा, 1 हफ्ते भर के लिए आकर यहाँ की स्थिति देखकर लौट जाना। फिर वही रिक्तता, जिसके अलावा मेरे हिस्से में कुछ नहीं है। मीनल के वहां पहुंच जाने से मेरे मन में इतना रोष भर गया था कि उसी कागज पर लिखा उसका पद पढ़ने को जी नहीं हुआ। फिर मन को समझाकर पढ़ने लगती हूँ। कुंतो 5:15 बजे है शाम के। इनके ऑफिस में बैठकर यहीं की कलम से लिख रही हूँ। आज देखा मैंने इनका यहाँ का काम। बाबा रे, हर बार हर मिनट कोई मिलने आता है। 10 तरह के लोगों से 10 तरह की बातें होती रहती है। ऊपर से इतना काम, फिर यहाँ से इतना थकने के बाद घर जाते होंगे तो सूना कमरा इन्हें कितना कचोटता होगा। जब तक अकेले रहेंगे कचोटेगा। इसको आज अच्छी तरह समझ लिया है। बस यही है कि इन्हें दिन के यहाँ अधिक छोड़ना जरूरी नहीं है। तुम्हें बिना सूचित किए इलाहाबाद से होकर मैं यहाँ आ गई। तुम्हारी शिकायत जायज होगी, किंतु मेरी जगह यदि तुम होती तो तुम भी ऐसा ही करती, और तुम्हें मेरी वहाँ की हालत मालूम होगी तो तुम उतना महसूस नहीं करोगी। कैसे कलेजे तक जाकर छुट्टी लेकर आई हूँ, और बस पूछो मत। फिर सोचा था शाम को तुम्हें तार दूंगी, वो भी ना हो सका। उतरी इसलिए नहीं कि पूरा दिन नष्ट हो जाता, यही सफर चूर कर गया था। वहां तो यहाँ आकर संजीवनी बूटी मिली, उसके सफर की थकान और बीमारी सभी फूंक मारते उड़ गए। शेष कल लिखेंगे। तुम्हारी। पत्र पढ़ पढ़कर बेचैनी से बेचैनी, और कुछ नहीं। यहाँ पंख कटे पंछी की तरह उड़ने में असमर्थ छटपटा रही हूँ। इसी तरह छटपटाते पूरा दिन पूरी रात बीत गई। मन उखड़ गया है। रेत में डूब गई हूँ। आंखों में, मुंह में और हाथों में, पैरों के कण कण में रेत समा गई है। उसकी चुभन से करा उठने के अतिरिक्त कुछ नहीं कह सकती। डाकिया एक और पत्र दे जाता है। इन्हीं का पत्र है। कुंतल, तनख्वाह के कागज पहुंच गए होंगे और रुपया इस्तेमाल कर लेना। कल शर्मा जी दिल्ली से लौट आएंगे, तुम्हें तार से रुपए भेज दूंगा। असल में शर्मा जी के चले जाने के कारण बैंक में अकाउंट न खुल सका था, नहीं तो अब तक रुपए भेज देता। दूसरे, मैं आश्वस्त था कि तुम्हें तनख्वाह तो मिल ही चुकी होगी। उधर यह भी ख्याल आता था कि तुम आ रही हो। इस समय रात के 9 बजे हैं और मेरा ख्याल है कि मिनल की काशी एक्सप्रेस इटारसी पहुंच रही होगी और दोपहर तक वो तुम्हारे और तोरू के पास होंगे। असल में हुआ यह कि तुम्हें पिछले शुक्रवार को चिट्ठी लिखी थी। तब तक मिनल के आगे का कोई अनुमान नहीं था, बल्कि मैंने तो कलकत्ते उसकी हालत जानने के लिए 2 तार दिए थे कि अगर तबीयत ज्यादा खराब हो तो मैं छुट्टी लेकर हवाई जहाज से पहुंच जाऊं। खैर, दूसरे दिन मिनल आ गई। फिर मकान ढूंढने में दलालों के साथ साथ घूमना पड़ा। पेशगी देने का इंतजाम हुआ। फिर 10 से 5 तक दफ्तर। ऊपर से मिनल की ऐसी खराब हालत थी, उसी की हिम्मत थी कि जान हथेली पर रखकर 1500 मील चली आई। शनिवार, इतवार,
मंगलवार कैसे बीते हैं कि हम तीनों पहर का खाना भी ना खा सके। दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मैं आपको मिलती हूँ एक नई वीडियो में।